वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, या फिर इस टॉपिक का ये भी नाम हो सकता है रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ये हम जानेंगे, और इस इम्पैक्ट पैरामीटर का स्कैटरिंग एंगल के साथ क्या रिलेशन है, आज हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप प्रीवियस छोटी क्लासेस में ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कि रदरफोर्ड ने जो है ना न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी किसी गोल्ड फॉइल पे। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि स्कैटर हुए थे, ठीक है, स्कैटर हुए थे, वहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये न्यूक्लियस से कुछ करीब आके ये क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं सेम चार्जेस की वजह से, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना अल्फ़ा पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो लेट्स सी, जो न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह नॉर्मल में होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि न्यूक्लियस इस अल्फ़ा पार्टिकल पे लगा रहा है, और उस वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड हो जाता है या स्कैटर हो जाता है। और इसका स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, स्कैटरिंग एंगल इसका ये होगा कि ओरिजिनल लाइन के कंपेयर में ये थीटा एंगल के लिहाज से ये स्कैटर हो जाता है, सही है। लेट्स सी, अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियल मोमेंटम p1 है, ठीक है। स्कैटरिंग के बाद उसका जो मोमेंटम है वो p2 है, लेकिन आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जितना इनिशियल मोमेंटम था मैग्नीट्यूड के लिहाज से उतना ही फाइनल मोमेंटम था। तो डिफरेंस किस चीज़ में आया, डिफरेंस आया डायरेक्शन में, ठीक है। तो p1 का डायरेक्शन इस तरह से था और p2 का डायरेक्शन फिर स्कैटर होकर कुछ इस तरह से हो गया। तो मोमेंटम में अब कितना चेंज आया डायरेक्शन के लिहाज से वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि p1 लाइन ये है, इसे भी हम p1 कह सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल लाइन, ठीक है, ये p1 अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, इस तरह से इंसिडेंट हुआ था। और अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद जो है ना वो p2 उसका मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो चेंज इन मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। कि लेट्स सी ये हमारे पास p1 है, ठीक है, और ये हमारे पास p2 इस तरह से है, p2 इस तरह से है। और चेंज इन मोमेंटम जो है ना, लेट्स सी हम जो यूजली करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से वो कुछ इस तरह से होता है। ये चेंज इन मोमेंटम होता है डेल p, ठीक है। अब इन तीनों वेक्टर्स में देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, रिजल्टेंट वेक्टर p2 है, क्योंकि ये हेड को हेड से मिला रहा है और टेल को टेल से मिला रहा है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम वेक्टर जो होगा वो p2 होगा, ठीक है। तो p2 मोमेंटम ये इक्वल टू आएगा p1 प्लस डेल p, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शन चले ना लगाएं आप बेशक चलें। अब डेल p की बात कर लेते हैं। तो डेल p हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा p2 माइनस p1। तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इस तरह से आ जाता है, सही है। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम चूँकि स्कैटरिंग एंगल के लिहाज से है, तो कितने एंगल से मोमेंटम चेंज होता है वो अब हम देखेंगे। तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम लॉ ऑफ कोसाइन से करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब बाय लॉ ऑफ कोसाइन डेल p ये इक्वल टू आएगा लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग्स p1 स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। लॉ ऑफ कोसाइन इस तरह से होता है ना, -2 p1 p2 cos थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट होता है। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ठीक है। चूँकि मोमेंटम का, अब पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो मोमेंटम सेम है, तो हम कह सकते हैं कि p1 इज इक्वल टू p2, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन के लिहाज से जो है ना चेंज हुआ है मोमेंटम के अंदर, बाकी मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो वो सेम है। तो यहाँ पे p1 p2 की जगह अगर हम सिंपल p यूज़ करें, ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है डेल p इज इक्वल टू p को चले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर फिर क्या बचेगा, ये भी p1 है, ये इसकी जगह भी p आ जाएगा, इसकी जगह भी p आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया था 2p, ठीक है। p वहाँ से कॉमन 2p स्क्वायर, ठीक है, तो p यहाँ से कॉमन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा माइनस और p स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर चूँकि हमने कॉमन लिया हुआ था वो p की शक्ल में आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos
थीटा। अब फर्दर इसे सॉल्व करें, 2 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो डेल पी ये इज इक्वल टू आएगा P इंटू 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है, ये इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं हम। क्लियर? तो डेल पी ये इक्वल टू आ जाएगा P इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 2, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय 2, तो इसे हम स्क्वायर रूट के बगैर अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा P और साथ में, ठीक है, 2 साइन थीटा बाय 2। फर्दर हम P की जगह MV भी यूज़ कर सकते हैं, मोमेंटम है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास होता है MV, इस तरह से। तो डेल P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2mv साइन थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। लेकिन हमने क्या मालूम करना था, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, चले वो बता देता हूँ कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस हैं जहाँ से न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल का वो डिस्टेंस है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हुआ था। अब चूँकि बहुत ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल थे, कुछ बैक हुए थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड गुजर गए, उनकी बात नहीं हो रही, जस्ट उन अल्फ़ा पार्टिकल की बात हो रही जो कि स्कैटर हुए, ठीक है, जो कि स्कैटर हुए। तो न्यूक्लियस से लेकर उस अल्फ़ा पार्टिकल तक का डिस्टेंस जो कि स्कैटर हुआ था, इस डिस्टेंस का नाम है b, ठीक है। रेडियस इसे ना समझ लेना, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। न्यूक्लियस से लेकर अल्फ़ा पार्टिकल तक का डिस्टेंस कौन से अल्फ़ा पार्टिकल्स का, जो कि स्कैटर हुआ है, ना कि बैक हुआ है या स्ट्रेट फॉरवर्ड गुजरा है, नहीं, जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हुआ है उससे लेकर न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसे हम यूजुअली b से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखें, चूँकि डेल पी हमने फाइंड आउट किया है, डेल पी ये तो हम अपने तरफ से फाइंड आउट करते हैं ना कि रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ है। हकीकत में जो है ना, रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर्स का यहाँ होता है, ऐसे होता है ना, दरमियान में आता है, ठीक है। तो डेल पी इधर हकीकत यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है डेल पी, ठीक है। और ये इस फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। फर्दर देख लें, P2 जो है ना, P2 ये इस P1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूँ इस फाई एंगल को, ठीक है, यहाँ लेट्स सी बना लेते हैं ये फाई एंगल, ठीक है। और ये P2 जो है ना, इस P1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल है पाई। इस पाई एंगल में से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल है, इस पाई एंगल में से मैं ये थीटा एंगल निकालूं तो कौन सा एंगल बचेगा, ये नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एंगल है पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पाई एंगल था, उसमें से थीटा निकाला तो मेरे पास ये एंगल बचा, ये। क्लियर? अब हाँ, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल कितना है, डेल पी मोमेंट चेंज इन मोमेंटम का जो इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल है वो कितना है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है पाई बाई 2, ये एंगल कितना है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का जो एंगल है ये कितना है पाई माइनस थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस एंगल में से, ठीक है, इस एंगल में से अगर मैं इतना एंगल निकाल लूँ तो मेरे पास कितना एंगल बचेगा, तो मेरे पास ये एंगल बचेगा, है ना। इतना एंगल में से मैं इतना एंगल निकालूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, ये है हमारे पास, ये सारा एंगल जो है ये बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये पाई माइनस थीटा बाई 2। इस एंगल को हाफ कर दें तो हमारे पास
इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का एंगल आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के सेम होगा। यहाँ से अगर हम इतने एंगल में से इतना एंगल निकालें तो हमारे पास ये एंगल बचेगा, ठीक है। या इतने एंगल में से हम इतना एंगल निकालें तो ये वाला एंगल बचेगा। तो यहाँ पे भी आ सकता है हमारे पास पाई माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। ये है इसका एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है। ये थीटा एंगल बन रहा है, ये लाइन से लेकर इस लाइन तक पाई माइनस थीटा एंगल बन रहा है। और इस फोर्स का जो डेल पी के साथ एंगल है ये फाई बन रहा है। और इस लाइन का P2 का डेल पी के साथ जो एंगल है ये पाई माइनस थीटा बाई 2 है। इस एंगल के हाफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल यहाँ तक है, ठीक है। और ये है यहाँ से यहाँ तक का एंगल भी पाई माइनस थीटा बाय 2 है, ठीक है। अब चूँकि चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है हमारे पास, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये मोमेंटम हमारे पास चेंज हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस ने जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया है अल्फा पार्टिकल पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट हुई है। तो उस वजह से जो है ना ये चेंज इन मोमेंटम आया है। तो फोर्स की वजह से जब मोमेंटम चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। इम्पल्स यहाँ पे इस सिस्टम के लिए आएगा डेल पी, चेंज इन मोमेंटम होता है ना इम्पल्स, ठीक है। ये होता है एफ डी टी, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पे एफ टी था, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि चेंज इन मोमेंटम मामूली चेंज की बात करेंगे, होल के लिए हम जो है ना इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स का डेल पी के साथ रिलेशन देखें। अच्छा, इस फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट वही आ रहा है ना डेल पी। वर्टिकल कंपोनेंट तो इस फोर्स का ऐसे होगा ना, ठीक है। डेल पी जो है ना इस फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट समझ लें, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो एफ का होता है वो क्या होता है, वो होता है एफ जो एंगल बना रहा है डेल पी के साथ वो तो फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ कॉस फाई, ठीक है। ये एफ को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल पी, ठीक है, इम्पल्स ये इज इक्वल टू आता है एफ कॉस फाई और ये वाला डी टी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है ये देख लेते हैं। तो लिमिट जो है ना ये P1 का डेल P के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये स्टार्टिंग से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है। P2 का डेल P के साथ कितना एंगल बन रहा है यहाँ तक, मतलब कि ये एंगल, ठीक है, इससे लेकर इस एंगल तक, ठीक है। P का डेल P के साथ क्या एंगल है और P1 का डेल P के साथ क्या एंगल है और P2 का डेल P के साथ क्या एंगल है ऑनवर्ड, ठीक है। तो जितनी भी स्कैटरिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं चेंज इन मोमेंटम के लिहाज से, ठीक है, तो वहाँ तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पोर्शन इसका क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो डेल पी हमारे पास ये है, ठीक है। इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं 2mv साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है। P1 का डेल P के साथ क्या एंगल है और P2 का डेल P के साथ क्या एंगल है, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव तक पाई माइनस थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये माइनस क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग हम ये ले रहे हैं और फाइनल ऑनवर्ड जितना भी है, ठीक है। P1 का डेल P के साथ क्या एंगल है और P2 का डेल P के साथ क्या एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन दिस लिमिट। तो हाँ F, अब F क्या है, F है कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, तो F इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स जो है ये इक्वल टू है न्यूक्लियर जो फोर्स हैं, ठीक है, KZe, ठीक है, और R² और साथ में जो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है 2E, ठीक है। तो हम इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू KZe² और R², ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 2KZe² और R² और साथ में cos phi dt, इस तरह से।
अब यहाँ पे देखें, ठीक है, कि हम एंगल के लिहाज से इसे जो है ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे dt है, टाइम के लिहाज से तो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम अपनी तरफ से इसे जो है ना d से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो हम इसे लिखेंगे 2mv sin θ/2 माइनस पाई माइनस θ/2 से पाई माइनस θ/2। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बेशक बाहर लिख लें, 2kge² और r², ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अंदर क्या बचता है, cos phi dt और d phi इंटू d phi। अब dt और d phi क्या है, ठीक है, हमें पता है कि d phi और dt क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सही है। चूँकि हमारे पास dt/d phi जो है ना, ये हमारे पास टर्म ओमेगा के इक्वल है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ से हम ओमेगा का रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो L = I ओमेगा होता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, r क्रॉस p, क्योंकि r यहाँ पे जो हमने जो है ना न्यूक्लियस से लेकर इम्पैक्ट पैरामीटर तक का डिस्टेंस लिया है, तो हम इसे bp लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो है ना I ओमेगा, अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसे लिख सकते हैं mr² ओमेगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये 1/ओमेगा, ठीक है। d phi और dt जो है ना ये जस्ट ओमेगा के बराबर होता है, तो dt और d phi जो है ना ये 1/ओमेगा के बराबर आएगा। तो हमने 1/ओमेगा हमें चाहिए, ठीक है, तो ये ओमेगा यहाँ पे जाके 1/ओमेगा हो जाएगा और ये टर्म वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो सकती हैं, mr² और b, p को आगे हम फर्दर mv लिख सकते हैं, और ये एक m से कैंसल, और 1/ओमेगा हमारे पास आ जाता है r² और bv, क्लियर। तो ये जो टर्म चूँकि 1/ओमेगा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, r² और bv, 2mv sin θ/2 = 2kge² और r², ठीक है। यहाँ पे जस्ट cos phi और d phi ही बचाएंगे, ये टर्म तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/ओमेगा की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं r² और bv, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है माइनस पाई माइनस θ/2 से लेकर पाई माइनस θ/2 प्लस तक, और यहाँ पे क्या रहा है cos phi d phi, सही है। ये r² इस r² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये bv वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे चूँकि डिवाइड में है, सही है। बल्कि हम ये सारी टर्म उधर ही ले जाएंगे, यहाँ पे हमें जस्ट ये वाली टर्म ही सॉल्व करनी है, तो बाकी टर्म हम वहाँ पे ले जा सकते हैं, सही है। तो ये 2b इस 2 से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे आएगा m b, और ये v जो है ना इस v से मल्टीप्लाई होके v² हो जाएगा, और यहाँ पे साइन θ/2 एज इट इज़, और ये टर्म चूँकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएंगे kge², ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है, हाँ, बल्कि इस इंटीग्रेशन को चले सॉल्व ही कर लेते हैं। cos phi का डेरिवेटिव क्या आता है, sin phi, ठीक है, sin phi, और इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, माइनस पाई माइनस θ/2 से लेकर पाई माइनस θ/2 प्लस तक। तो ये इंटीग्रेशन लिमिट अब नेक्स्ट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, mbv² sin θ/2 और kge² इक्वल टू, हाँ, ये अब इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर लें, साइन पाई माइनस, बस चंद ही स्टेप रह गए हैं अब, और ये जो है ना माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट चले पहले यूं ही कर लेते हैं, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन पाई माइनस θ/2, इस तरह से।
अब इस इक्वेशन को फर्दर, अच्छा साइन जो है ना पाई माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, इसे हम यू भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। तो पाई बाई टू में से थीटा बाई टू अगर लिख ले तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस, ठीक है। तो हम इन दो रिलेशनों को कैसे लिख सकते हैं, एम बी वी स्क्वायर, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं साइन थीटा बाई टू ओवर के जी ई स्क्वायर, ये इक्वल टू आ रहा है कॉस थीटा बाई टू। इस टर्म को हम कॉस थीटा बाई टू लिख सकते हैं क्योंकि साइन पाई बाई टू नफी थीटा बाई टू जो है ना ये कॉस थीटा बाई टू हो जाता है, सही है। और इसी तरीके से ये भी जो है ना ये भी कॉस थीटा बाई टू हो जाता है, और इन दोनों टर्म को हम लिख सकते हैं टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे। हाँ क्लियर हुआ ना। अब साइन थीटा बाई टू को यहाँ ले आएँ और 1 को वहाँ ले जाएं, बस लास्ट स्टेप समझ लें, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ओवर के जी ई स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू ओवर साइन थीटा बाई टू, ठीक है। हाँ हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू क्या आता है, कॉट थीटा बाई टू। तो के ई काइनेटिक एनर्जी, सही है, यहाँ पे बी टर्म और के जी ई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय टू। तो ये है हमारे पास फाइनल रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर के दरमियान जो रिलेशन है रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग वो ये हैं, सही है। तो इसके बाद हम जो स्कैटरिंग का प्रॉपर फार्मूला है वो हम ड्राइव करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।